हेलो डियर व्यूवर्स, यूर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। इस सेशन में हम लोग सीपीसी के एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान जेएलओ और राजस्थान जुडिशरी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को पता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीपीसी के क्वेश्चन का पहला वीडियो है। जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं मैं सबको सॉल्व कराऊंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ और सभी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। मैं 50-50 क्वेश्चन का पीडीएफ एबी जुडिशरी जोन चैनल पर टेलीग्राम ऐप पर डालती हूं और इसका आंसर अलग से डालती हूं। तो आप लोग टेलीग्राम ऐप पर ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट पेपर के जैसे इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि सभी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को पहुंचाऊं। तो आइए पढ़ लेते हैं सभी क्वेश्चन को आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक पक्षीय डिक्री, ऑप्शन 2 जिला न्यायालय द्वारा पारित डिक्री, ऑप्शन 3 पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एंड ऑप्शन 4 उच्च न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पक्षकारों की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दूसरे का। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 74 संबंधित है। ऑप्शन 1 निष्पादन के प्रतिरोध से, ऑप्शन 2 निवास गृह में संपत्ति के अभिग्रहण से, ऑप्शन 3 कृषि उपज को भागतः छूट से, ऑप्शन 4 अनुरोध पत्र से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 निष्पादन के प्रतिरोध से। अगला क्वेश्चन है 3 सिविल न्यायालय की अधिकारिता कौन अभिनिर्धारित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 वादी का अभिवचन, ऑप्शन 2 प्रतिवादी का अभिवचन, ऑप्शन 3 न्यायालय द्वारा स्वयं एंड ऑप्शन 4 साक्षी द्वारा दिया गया कथन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यायालय द्वारा, न्यायालय स्वयं। अगला क्वेश्चन 4 फैक्टा प्रोबेंडा से आशय है। ऑप्शन 1 तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन 2 तथ्य जो पहले ही साबित हो चुके हैं, ऑप्शन 3 तथ्य जो दूसरे तथ्यों को साबित करते हैं, ऑप्शन 4 तथा तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तथ्य जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 किसी भी पक्षकार को वाद की सुनवाई के दौरान पर्याप्त हेतु दर्शित करने पर कितनी बार स्थगन अनुदत्त किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 2 बार, ऑप्शन 2 3 बार, ऑप्शन 3 4 बार एंड ऑप्शन 4 5 बार। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 दरियाव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1961 SC 1457 का वाद संबंधित है। ऑप्शन 1 सिविल प्रकृति के वाद से, ऑप्शन 2 निष्पादन प्रक्रिया के अंतरण से, ऑप्शन 3 स्थगन से एंड ऑप्शन 4 प्रांग न्याय के सिद्धांत से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रांग न्याय के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 निम्नलिखित में से किसी अभिवचन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दस्तावेज का प्रभाव, ऑप्शन 2 सबूत का भार, ऑप्शन 3 कपट के मामले में विशिष्टियां एंड ऑप्शन 4 तात्विक तत्वों का कथन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सबूत का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा सिविल न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 धारा 151, ऑप्शन 2 धारा 144, ऑप्शन 3 धारा 113 एंड ऑप्शन 4 धारा 115। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धारा 151। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 वह व्यक्ति जो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित करता है कहलाता है? ऑप्शन 1 संरक्षक, ऑप्शन 2 प्रतिनिधि, ऑप्शन 3 वाद मित्र एंड ऑप्शन 4 रिश्तेदार। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाद मित्र। अगला क्वेश्चन 10 डिक्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान कौन करता है? ऑप्शन 1 डिक्रीदार, ऑप्शन 2 निर्णीत ऋणी, ऑप्शन 3 न्यायालय एंड ऑप्शन 4 राज्य सरकार। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीदार। अगला क्वेश्चन 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 24 में किसके द्वारा धनराशि का भुगतान किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 वादी द्वारा, ऑप्शन 2 प्रतिवादी द्वारा, ऑप्शन 3 साक्षी द्वारा एंड ऑप्शन 4 न्यायालय स्वयं द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवादी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 25 के अंतर्गत खर्चों के लिए प्रतिभूति कौन देता है? ऑप्शन 1 प्रतिवादी, ऑप्शन 2 साक्षी, ऑप्शन 3 सह प्रतिवादी एंड ऑप्शन 4 वादी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 यदि कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो निम्न में से कौन सी शक्ति उसे प्रदत्त नहीं है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 संपत्ति को विभाजित करने की शक्ति, ऑप्शन 2 शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति, ऑप्शन 3 दस्तावेजों को मंगवाने एवं परीक्षण करने की शक्ति एंड ऑप्शन 4 लेखाओं के परीक्षण की शक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शास्तियां अधिरोपित करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 14
जब न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 25 के अंतर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित किया जाता है एवं उसके द्वारा प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय आदेश पारित करेगा कि ऑप्शन 1 वाद खारिज कर दिया जाए, ऑप्शन 2 वाद को रोक दिया जाए, ऑप्शन 3 वाद पत्र लौटा दिया जाए एंड ऑप्शन 4 वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाए। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वाद पत्र खारिज कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन 15, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 क के नियम 2 के अंतर्गत न्यायालय सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है? ऑप्शन 1 वादी के रूप में, ऑप्शन 2 साक्षी के रूप में, ऑप्शन 3 प्रतिवादी के रूप में एंड ऑप्शन 4 सहवादी के रूप में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रतिवादी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, जहाँ वाद किसी निगम के विरुद्ध संस्थित किया जाता है समन की तामील की जा सकती है? ऑप्शन 1 सचिव को, ऑप्शन 2 निदेशक को, ऑप्शन 3 अन्य प्रधान अधिकारी को, ऑप्शन 4 इनमें से किसी को भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनमें से किसी को भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 17, न्यायालय की इजाजत के बिना किसी वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क की ओर से किया गया करार या समझौता? ऑप्शन 1 सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य होगा, ऑप्शन 2 सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होगा, ऑप्शन 3 अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होगा, ऑप्शन 4 वैध होगा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 18, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26 के नियम 19 के अंतर्गत निम्न में कौन सा न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? ऑप्शन 1 कोई भी सिविल न्यायालय, ऑप्शन 2 उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन 3 जिला न्यायालय एंड ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 19, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन 1 लघुवाद न्यायालय, ऑप्शन 2 जिला न्यायालय, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय एंड ऑप्शन 4 वरिष्ठ सिविल न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लघुवाद न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रत्येक अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित के रूप में की जाएगी? ऑप्शन 1 आवेदन पत्र, ऑप्शन 2 ज्ञापन, ऑप्शन 3 वाद पत्र एंड ऑप्शन 4 सूचना। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ज्ञापन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की निम्न में से कौन सी धारा में पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 धारा 112 में, ऑप्शन 2 धारा 113 में, ऑप्शन 3 धारा 114 में एंड ऑप्शन 4 धारा 115 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धारा 114 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाद संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा निस्तारित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन 1 विनिमय पत्रों पर आधारित वाद, ऑप्शन 2 वचन पत्रों पर आधारित वाद, ऑप्शन 3 संपत्ति के विभाजन के लिए वाद एंड ऑप्शन 4 लिखित संविदा से उद्भूत ऋण वसूली के लिए वाद। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति के विभाजन के लिए वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की किस धारा में मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के प्रावधान निहित है? ऑप्शन 1 धारा 96, ऑप्शन 2 धारा 100, ऑप्शन 3 धारा 104 एंड ऑप्शन 4 धारा 113। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धारा 96। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस धारा में किस आदेश में अस्थायी व्यादेश संबंधी प्रावधान निहित है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 40, ऑप्शन 2 आदेश 30, ऑप्शन 3 आदेश 41 एंड ऑप्शन 4 आदेश 39। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आदेश 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सिविल मामलों के संबंध में निम्न में से किस न्यायालय के पास पुनरीक्षण की शक्ति है? ऑप्शन 1 जिला न्यायालय, ऑप्शन 2 लघुवाद न्यायालय, ऑप्शन 3 उच्च न्यायालय एंड ऑप्शन 4 नगर सिविल न्यायालय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 डिक्री का निष्पादन उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन 2 डिक्री उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकती है जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, ऑप्शन 3 डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्व प्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है, ऑप्शन 4 न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन कर सकता है। यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27,
निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आज्ञा पत्र जारी कर सकता है? ऑप्शन 1 केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन 2 न्यायालय जिसकी अधिकारिता में संपत्ति स्थित है, ऑप्शन 3 डिक्री पारित करने वाला न्यायालय एंड ऑप्शन 4 केवल जिला न्यायालय। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डिक्री पारित करने वाला न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यदि डिक्री विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाती है तो वह विधिक प्रतिनिधि किस हद तक दायी होगा? ऑप्शन 1 डिक्री के निष्पादन के लिए उसकी निजी संपत्ति दायी होगी, ऑप्शन 2 मृतक की केवल वह संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से बयानित नहीं कर दी गई है, ऑप्शन 3 मृतक की केवल वह संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से बयानित कर दी गई है, ऑप्शन 4 वह दायी नहीं होगा भले ही मृतक की संपत्ति उसके हाथ में आई है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मृतक की केवल वह संपत्ति दायी होगी जो उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से बयानित नहीं कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29, अंतरित डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति, ऑप्शन 2 मृत निर्णित ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री को निष्पादन करने की शक्ति, ऑप्शन 3 डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति, ऑप्शन 4 डिक्री के अंतर्ती के प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डिक्री के अंतर्ती के प्रेरणा से निष्पादन का आदेश देने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क और विक्रय के लिए दायी नहीं होगी? ऑप्शन 1 वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार, ऑप्शन 2 माल, ऑप्शन 3 धन एंड ऑप्शन 4 ऋण। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वैयक्तिक सेवा कराने का कोई अधिकार कुर्क और विक्रय के लिए दायी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, जहां किसी डिक्री के निष्पादन में अस्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया है वहां कब से यह समझा जाएगा कि संपत्ति क्रेता में निहित हो गई है? ऑप्शन 1 उस समय जब विक्रय आत्यंतिक हुआ, ऑप्शन 2 उस समय से जब संपत्ति का विक्रय हुआ, ऑप्शन 3 उस समय से जब वाद संस्थित किया गया एंड ऑप्शन 4 उस समय से जब डिक्री पारित की गई। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उस समय से जब संपत्ति का विक्रय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन 2 संपत्ति का विभाजन करने के लिए, ऑप्शन 3 कोई मिनिस्ट्रियल कार्य करने के लिए, ऑप्शन 4 इन सभी उद्देश्यों के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इन सभी उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, निम्न में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन के लिए कुर्क के लिए दायी होगी? ऑप्शन 1 लेखा बहियां, ऑप्शन 2 नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, ऑप्शन 3 सरकारी प्रतिभूतियां एंड ऑप्शन 4 भावी भरण पोषण का अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35 ख संबंधित है। ऑप्शन 1 विलंब कारित करने पर खर्चे से, ऑप्शन 2 वाद के खर्चे से, ऑप्शन 3 ब्याज से, ऑप्शन 4 मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विलंब कारित करने पर खर्चे से। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 148 के अंतर्गत न्यायालय कुल मिलाकर समय अवधि को कितना बढ़ा सकता है? ऑप्शन 1 10 दिन से अधिक नहीं, ऑप्शन 2 60 दिन से अधिक नहीं, ऑप्शन 3 90 दिन से अधिक नहीं एंड ऑप्शन 4 30 दिन से अधिक नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 30 दिन से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 3 संबंधित है। ऑप्शन 1 धन संबंधी क्षेत्राधिकार से, ऑप्शन 2 न्यायालय की अधीनस्थता से, ऑप्शन 3 परिभाषाओं से, ऑप्शन 4 वाद को रोकने से। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 न्यायालय की अधीनस्थता से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस नियम में यदि वाद खारिज हो जाता है तो वादी उसी वाद हेतु के लिए नया वाद लाने से प्रवृत्त यानी कि रोका नहीं जाएगा? ऑप्शन 1 आदेश 9 नियम 9, ऑप्शन 2 आदेश 11 नियम 21, ऑप्शन 3 आदेश 22 नियम 9 एंड ऑप्शन 4 आदेश 9 नियम 3। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आदेश 9 नियम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 148 को कैविएट दायर करने का अधिकार को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अंतर्निर्दिष्ट किया गया है? ऑप्शन 1 1999 के अधिनियम 46 द्वारा, ऑप्शन 2 1976 के अधिनियम 104 द्वारा, ऑप्शन 3 1956 के अधिनियम 66 द्वारा एंड ऑप्शन 4 2002 के अधिनियम 22 द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1976 के अधिनियम 104 द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 21 में न्यायालय का निम्न में से कौन सा क्षेत्राधिकार अंतर्निहित नहीं है? ऑप्शन 1 प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन 2 धन संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन 3 निष्पादन करने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ऑप्शन 4 विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 संसद के किसी सदन के अधिवेशन के चालू रहने के दौरान उस सदन का कोई सदस्य, ऑप्शन 2 विधान परिषद के किसी अधिवेशन के चालू रहने के दौरान उस परिषद का कोई सदस्य, ऑप्शन 3 वह स्त्री जिसे देश के रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए, ऑप्शन 4 मजिस्ट्रेट जब तक अपने न्यायालय को जा रहा हो या पीठासीन हो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वह स्त्री जिसे देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 का नियम 8 संबंधित है। ऑप्शन 1 लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया, ऑप्शन 2 सरकार की परिभाषा, ऑप्शन 3 सरकार के लिए कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, ऑप्शन 4 आदेश का प्राप्त करने के लिए सरकार का अभिकर्ता। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लोक अधिकारी के विरुद्ध वादों में प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के किस आदेश में वाद के समझौते से संबंधित प्रावधान निहित है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 आदेश 23 के नियम 1 में, ऑप्शन 2 आदेश 23 के नियम 2, ऑप्शन 3 आदेश 23 के नियम 3 एंड ऑप्शन 4 आदेश 22 के नियम 4। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदेश 23 के नियम 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 37 में के अंतर्गत संस्थित वाद में यदि प्रतिवादी उपसंजात यानी कि उपस्थित होता है तो उसके पश्चात वादी प्रतिवादी पर परिशिष्ट ख के प्रारूप संख्या 4 क में क्या तामील करेगा? ऑप्शन 1 विवादकों के स्थिरीकरण के लिए समन, ऑप्शन 2 निर्णय के लिए समन, ऑप्शन 3 आदेश के लिए समन एंड ऑप्शन 4 अस्थायी व्यादेश के लिए समन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदेश के लिए समन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 के निम्न के नियम 5 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा कुल मिलाकर कितनी समय अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 30 दिन से अधिक नहीं, ऑप्शन 2 15 दिन से अधिक नहीं, ऑप्शन 3 2 माह से अधिक नहीं एंड ऑप्शन 4 3 माह से अधिक नहीं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 15 दिन से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 45, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अपीलीय न्यायालय में निहित है? ऑप्शन 1 मामले को प्रतिप्रेषण करने की शक्ति, ऑप्शन 2 विवादक विरचित करने की शक्ति, ऑप्शन 3 अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति एंड ऑप्शन 4 ये सभी शक्तियाँ। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालती है, ऑप्शन 2 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 उच्चतम न्यायालय में अपीलों को उपस्थित करने के लिए उस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में हस्तक्षेप नहीं करती है, ऑप्शन 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विशेष विधि को जो अब प्रवृत्त है को परिसीमित करती है, ऑप्शन 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का विस्तार नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 विशेष विधि को जो अब प्रवृत्त है को परिसीमित करती है, यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आदेश की अपील नहीं की जा सकती है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 अंतराभिवाची वाद में आदेश 35 के नियम 3 के अंतर्गत दिया गया हो, ऑप्शन नंबर 2 अपील को आदेश 41 के नियम 19 के अधीन पुनर्ग्रहण करने से इनकार का आदेश, ऑप्शन 3 पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश जो आदेश 47 के नियम 4 के अधीन दिया गया हो, ऑप्शन 4 वादपत्र को लौटाने का आदेश जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो, जहां आदेश 7 के नियम 10 क प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वादपत्र को लौटाने का आदेश जो आदेश 7 नियम 10 के अधीन दिया गया हो, जहां आदेश 7 के नियम 10 क प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो।
इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।